बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर ही मौजूद होता है। ऑर्गेनेली आप जानते होंगे कि एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी सेल से छोटा होता है और सेल के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऑर्गेनेली है और ही सेल के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो अल्फाज का मजमूआ है। पहले माइटोस है जिसका मतलब है थ्रेड यानी धागा नुमा, और दूसरा कॉन्ड्रेन है जिसका मतलब है ग्रेन्यूल्स यानी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होते हैं और सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब डिस्कवरी की बात की जाए तो कोलिकर ने 1850 में उसको स्केलेटल मसल के अंदर दरियाफ्त कर लिया था। डिफिनीशन है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन ने उसको लपेटा हुआ है और कलरलेस बॉडी होती है, थ्रेड लाइक बॉडी होती है, कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, लिपिड से मिलकर बना होता है, प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद होती है, आरएनए भी होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी मौजूद होती है। यानी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, कलरलेस बॉडी है जो कि कंपोज्ड ऑफ लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आरएनए होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी उसके अंदर मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल डायग्राम है तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं। देखिए ये हमारे पास जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। तो ये दो मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो मेम्ब्रेन ने लपेटा हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास उसके अंदर मैट्रिक्स होती हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास उसके अंदर वाटर होती हैं, सॉल्ट्स होती हैं, आरएनए होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी होती है और इस तरह अदर जो सेलुलर मटेरियल होते हैं वो इसके अंदर वो मौजूद होती हैं। तो हम कहते हैं कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक टिनी ऑर्गेनेली है, एक स्मॉल ऑर्गेनेली है, एक सबसेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है। तो वो जो है वो इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो फूड हम खाते हैं तो वो उनसे एनर्जी को रिलीज करना ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और इस रिलीजिंग प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी जो रिस्पायरेशन होती है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और उन कन्वर्ट होने के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यही एनर्जी जो है ये सेलुलर लेवल पर होते हैं, सेल के अंदर ही एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं और इसलिए हम बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल वो कौन है, वही हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यानी ये क्या काम करते हैं, जो हम फूड जो हम खाते हैं तो वो फूड एनर्जी उसे रिलीज करते हैं और इस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन और इसलिए हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली उस ऑर्गेनेली को कहा जाता है जिसके पास अपना डीएनए हो और वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियस वो रिप्लिकेट हो सकता हो, तो ऐसी ऑर्गेनेली को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली वो बोलते हैं। यानी वो ऑर्गेनेली जिसके पास अपना डीएनए हो यानी अपना जीनोम हो और वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियस रिप्लिकेट हो सकता हो, यानी अपनी तादाद को इंक्रीज कर सकता हो, तो ऐसी ऑर्गेनेली को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहा जाता है। तो अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग इट्स ओन जीनोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना जीनोम है और वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियस वो रिप्लिकेट हो सकता है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए मौजूद है, अपना जीनोम मौजूद है और वो इंडिपेंडेंटली यानी बगैर न्यूक्लियस के इन्हिसार पर वो अपनी तादाद को इंक्रीज कर सकता है, तो इसलिए दे माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए मौजूद है और इसके साथ साथ राइबोसोम्स भी उसके अंदर मौजूद हैं।
तो डीएनए भी सम प्रोटीन्स को डायरेक्ट करता है, सम प्रोटीन की सिंथेसिस को करता है। इसी तरह राइबोसोम्स भी सम माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को वो तैयार करता है, लेकिन अदर प्रोटीन को तैयार करने के लिए और अदर प्रोटीन को के इन्हिसार पर न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए दी आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी का मतलब होता है आधा, ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये देखें सम प्रोटीन्स को ये खुद तैयार करता है, लेकिन सम प्रोटीन को हासिल करने के लिए और अपनी एक्टिविटी को जारी रखने के लिए ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस उसकी सम प्रोटीन्स को डेडिकेट और डायरेक्ट करता है, तो इसलिए दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। इसी तरह अदर जो हमारे पास ऑर्गेनेली हैं, तो उसमें मोस्टली जो है वो डिपेंड करते हैं न्यूक्लियस पर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जीनोम मौजूद होती है, डीएनए मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, आरएनए मौजूद होता है, तो इसलिए दी टोटली डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस। बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बिकॉज दे हैविंग इट्स ओन डीएनए। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जीनोम मौजूद हैं, तो जितने भी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, तो ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। और ये सेमी मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि सेमी डिपेंडेंट है ऑन द न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अनलाइक अदर ऑर्गेनेली है, यानी ये अदर ऑर्गेनेली से मुख्तलिफ हैं। इस मुख्तलिफ होने की कुछ वजूहात हैं। जो पहली वजह है वो उसकी डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और ये डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है और इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। यानी जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो तो स्मूथ होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इनफोल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्रेस्टी बोला जाता है। तो दूसरी जो बात है वो उसके यूनिक जीनोम है। उसका जो जीनोम होता है वो डीएनए और आरएनए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, जो डीएनए होता है वो सम प्रोटीन को डायरेक्ट करता है। इसके अलावा उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो सम माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को तैयार करता है, और इस प्रोटीन की सिंथेसिस की वजह से वो उसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहा जाता है, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया। तीसरी जो बात है वो रिप्लिकेशन बाय बाइनरी फिशन है, यानी ये अगर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है तो फिर ये अपनी जो तादाद होते हैं वो थ्रू द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशंस को 1 से 2 और 2 से 4 इस तरह डिवाइड करता है। और जो सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन करना होता है, तो वो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो बात है वो प्लास्टिसिटी उनकी है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसीडर्ड हाईली प्लास्टिक ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया को हाई प्लास्टिक ऑर्गेनेली माना जाता है, क्योंकि ये जो है विच इनेबल्स माइटोकॉन्ड्रिया टू अंडरगो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शन चेंजेस। ये अपनी मॉर्फोलॉजी को थ्रू अकॉर्डिंग टू सेल डिमांड वो चेंज करता है। अगर सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो ये अपनी जो उनका स्ट्रक्चर है उसको इनलार्ज करता है। जब वो इनलार्ज होता है तो वो बीच में ये डिवाइड होते हैं 1 से 2, और इसी तरह तरीके से जो है ये अपनी चेंजेस को, अपनी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसको चेंज करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल चेंजेस। यानी सेल को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, आया ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, कम एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये सेलुलर डिमांड के मुताबिक अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करता है, ताकि जो सेल्स की डिमांड है, जो सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो उसको पूरा कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये एक सबसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेल से छोटा होता है और सेल के अंदर ये मौजूद होता है, और ये बायो मॉलिक्यूल और बायो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहा जाता है, और जो माइक्रोस्कोप की मदद से उसको हम देख सकते हैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्टडी कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें माइक्रोस्कोप में, तो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल हम देख सकते हैं, यानी एक सेल के अंदर कहीं पर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल हम उसको देख पाते हैं, कहीं पर हम उसको एज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसको देख पाते हैं, कहीं पर हम उसको एज ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर हम उसको देख पाते हैं। तो इसकी वजह ये है, जैसे मैंने इससे पहले बात की,
कि माइटोकॉन्ड्रिया एज ए सेलुलर डिमांड अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको इनलार्ज करता है और इस इनलार्जमेंट के नतीजे में उसके अंदर बाइनरी फिशन होती है और एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो में डिवाइड होती हैं और वो जो सेल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एनर्जी की उसको पूरा कर दिया जाता है। तो कहीं पर हम एज ए वेसिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, कहीं पर एज ए रॉड लाइक उसको हम देख सकते हैं और ये फिलामेंटस हम उसको देख सकते हैं। ये क्यों है, ये डिपेंड करता है सेलुलर डिमांड पर। क्या है, सेल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, या सेल की डिमांड क्या है। तो एज ए डिमांड ये मॉर्फोलॉजिकली अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ठीक है, अगर उनकी साइज की अगर हम बात करें तो 1.0 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और उसके विड्थ की बात की जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक उनकी विड्थ जो है वो होती है। तो ये माइक्रोस्कोप के जरिए से माइटोकॉन्ड्रिया देखे तो इनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, इट्स ड्यू टू द सेलुलर डिमांड्स। ओके, बात करते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन सी और किस तरह तादाद में ये मौजूद हैं। तो जो सेल्स मोर इन नंबर इन एनिमल सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनिमल सेल में ज़्यादातर पाए जाते हैं तादाद में एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, इसके साथ वेरी फ्रॉम सेल टू सेल डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल, ये सेल के फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। अगर सेल ज़्यादा एक्टिव हैं तो ये ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि अगर सेल एक्टिव ज़्यादा हैं तो फिर उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो सेल रेस्पिरेशन करता है तो वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। तो जाहिर बात है अगर सेल की को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं तो वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस सेलुलर डिमांड के मुताबिक उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी मोर एक्टिव सेल्स हैविंग मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जांपल लिवर सेल की अगर हम बात करें जिसका फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो ये जो उनका फंक्शन है ये अगर हम देखें तो 1000 से भी ज़्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वो मौजूद होता है। तो जो सेल्स मोर एक्टिव होते हैं तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ पर ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। लेस एक्टिव जो सेल्स होते हैं वहाँ पर लोअर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती हैं, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है वो कम ही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एयरलोब जैसे ये एयरलोब है तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी तादाद भी कम है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आरएनए से मिलकर बना होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी मौजूद होता है। इससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, तो उस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली में हमने बात की थी कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मौजूद होती है और इस डीएनए की मौजूदगी की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट होता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस पर पार्शियली डिपेंडेंट है और सम प्रोटीन खुद तैयार करता है, सम प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बिकॉज इट हैविंग डीएनए, इट्स ओन डीएनए, इट्स ओन जीनोम। ठीक है, अब उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान मैट्रिक्स जो है वो मौजूद होती है, तो इनको हम 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, और इस कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड इनवर्ड, यानी ये इनवर्ड की तरफ ये फोल्डेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह एक स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरह इनवर्ड जो है ये फोल्डिंग करते हैं, और इस इनफोल्डिंग के नतीजे में उसको कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो इनवर्ड जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है उसको क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मिंग क्रिस्टी, और क्रिस्टी एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये देखिए ये एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है, कोई एक खास वो पैटर्न वो मौजूद नहीं है। ठीक है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है। ओके, इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये देखिए ये इनवर्ट फोल्डिंग है, तो इस इनफोल्डिंग के नतीजे में ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और जो फूड हम खाते हैं तो वो एज ए सेलुलर रेस्पिरेशन उनसे जब एनर्जी वो रिलीज होती है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो इस सरफेस एरिया की ज्यादा होने के नतीजे में ज्यादा फूड मॉलिक्यूल इसके अंदर ट्रैप कर जाते हैं, और इस ट्रैपिंग के नतीजे में उनसे पे एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। यहाँ पर एक इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती है, जिसको F1 पार्टिकल वो कहा जाता है। और इस F1 पार्टिकल का काम क्या होता है, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। उसका काम होता है ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन करता है, और इस ऑक्सीडेशन और एंजाइमेटिक एक्शन के नतीजे में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो प्रोड्यूस होते हैं, और यही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो हम एज ए एनर्जी करेंसी वो यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो इस एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और यही एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड दीज F1 पार्टिकल्स विच सिंथेसाइज एंड ऑक्सीडाइज एटीपी। ठीक है, यानी एटीपी प्रोडक्शन करती है, जिसे हम मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फंक्शन जो उसके स्ट्रक्चर का है वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो है इनर डेंस पोर्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये डेंस पोर्शन होता है जिसके अंदर होमोजेनस जेल लाइक मटेरियल मौजूद होती है। होमोजेनस का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल होते हैं जेल लाइक, ये सारे जो इनर पोर्शन है वो वहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और एक होमोजेनस सोल्यूशन के तौर पर एक जेल लाइक मटेरियल वो मौजूद होती है। और ये जेल लाइक मटेरियल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसके अंदर लिपिड्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, राइबोसोम्स होती हैं। ठीक है, सोडियम आयन होते हैं, पोटाशियम आयन होते हैं, FAD होते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA भी उसके अंदर मौजूद होती हैं।